वीडियो में हमने काल किसे कहा जाता है, काल के प्रकार कौन कौन से होते हैं और साथ में ही वर्तमान काल तथा उसके उपभेदों के बारे में जान लिया। अब हम काल के अन्य प्रकारों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं काल के दूसरे प्रकार अर्थात भूतकाल की तरफ। छात्र मित्रों, भूतकाल अर्थात जो बीता हुआ समय होता है, बीते हुए समय में क्रिया के होने पर हमें उसके समय के बारे में जब पता चले तो उसे कहा जाता है भूतकाल। अर्थात इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर जान लेते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे कहा जाता है भूतकाल। इसमें क्रिया बीते हुए समय में अर्थात जो समय बीत चुका है उसमें होती है और उसके बारे में हमें पता चलता है। जानते हैं इसे उदाहरण के माध्यम से। श्याम ने गीत गाया। श्याम के द्वारा गीत गाने की जो क्रिया है वह बीते हुए समय में हुई। इस तरह से गाया यहाँ पर भूतकाल के बारे में हमें दर्शाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, श्याम गीत गा रहा था। यहाँ पर भी श्याम के गीत गाने की प्रक्रिया बीते हुए समय में बता रही है। श्याम ने गीत गाया था, यहाँ पर श्याम के द्वारा गीत गाने की जो क्रिया है वह बीते हुए समय में शुरू हुई और वहीं पर खत्म भी हो गई। इस तरह से बीते हुए समय में जो क्रिया होती है और उस क्रिया के बीते हुए समय के बारे में सूचित करने वाले शब्दों को भूतकाल कहा जाता है। अब हम जानेंगे भूतकाल के उपभेदों के बारे में। छात्र मित्रों, जिस तरह से वर्तमान काल के 3 उपभेद थे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ठीक उसी तरह से भूतकाल के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके बारे में हम विस्तार सहित जान लें। बच्चों, जो सामान्य भूतकाल होता है इसमें क्रिया बीते हुए समय में शुरू होती है और क्रिया के बीते हुए समय में सामान्य रूप का हमें इसमें पता चलता है, परंतु क्रिया वहां पर पूर्ण हो गई या अभी तक अधूरी है इसका हमें पता नहीं चलता, तब हम उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। आइए इसे व्याकरण के रूप में हम जान लें। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल के बारे में जानने के लिए हम इन उदाहरणों को देखते हैं। राम ने रावण को मारा। अब राम के द्वारा रावण को मारने का जो कार्य था, मारने का, वह बीते हुए समय में हुआ है। इस तरह से मारने की जो क्रिया है वह बीते हुए समय के बारे में दर्शाती है। अब यहाँ पर जो क्रिया हुई है वह अपना सामान्य रूप दर्शा रही है, तो यहाँ पर मारा क्रिया रूप से हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया रूप बीते हुए समय में सामान्य रूप में है, अर्थात मारने की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पर पूर्ण हो गई या अपूर्ण है इसका हमें पता नहीं चलता। इस तरह से यहाँ पर मारा सामान्य भूतकाल है। दूसरा उदाहरण देखिए, रुचि कक्षा में प्रथम आई। यहाँ पर रुचि का कक्षा में प्रथम आना
यह उसके सामान्य रूप के बारे में दर्शा रहा है और वह भी सामान्य रूप कब का है? बीते हुए समय का, अर्थात भूतकाल का। तो इस तरह से बीते हुए समय में मारा और आई क्रिया के इन दोनों रूपों से उसके सामान्य रूप का पता चलता है। तो इसे हम यहाँ पर सामान्य भूतकाल कहेंगे। अब जानते हैं भूतकाल के अगले उपभेद को, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जैसा कि मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया, अपूर्ण का अर्थ होता है जो पूरा न हो, जो अधूरा हो। तो जब प्रक्रिया कोई बीते हुए समय में शुरू होती है लेकिन वह अभी भी बीते हुए समय में चल रही है, जारी है, जब किसी क्रिया के बीते हुए समय में शुरू होने और उसके जारी रहने के बारे में हमें पता चले तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही है, अर्थात वह जारी है, चल रही है, खत्म नहीं हुई है, तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, हम गांव जा रहे थे। गांव जाने की जो हमारी क्रिया है, जो कार्य है, वह बीते हुए समय के बारे में बता रहा है और बीते हुए समय में गांव जाने का जो कार्य है वह जारी है, चल रहा है। इसलिए यहाँ पर जाना से बना जा, रहना से बना रहे और होना क्रिया से बना थे। इस तरह से मुख्य क्रिया जाना के बाद में यहाँ पर सहायक क्रियाएं आप देख रहे हैं बच्चों, रहना और होना, अर्थात रहे और थे, इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। हमने क्रिया के पाठ में पढ़ा है इसे। हम गांव जा रहे थे, मुख्य क्रिया के बाद में सहायक क्रिया रहा, रही, रहे, था, थी, थे और स्त्रीलिंग में बहुवचन अगर वाक्य हो तो उसके लिए थी के ऊपर अनुस्वार के साथ में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मुख्य क्रिया के बाद में सहायक क्रियाओं का प्रयोग अपूर्ण भूतकाल में करते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण, नीता मेरे घर आ रही थी। नीता के आने की जो क्रिया है वह बीते हुए समय में शुरू हुई और अभी तक वह जारी है, चल रही है, उसके आने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। इस तरह से आ रही थी यह अपूर्ण भूतकाल दर्शाता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं भूतकाल के तीसरे उपभेद अर्थात पूर्ण भूतकाल की तरफ। पूर्ण भूतकाल, जैसा कि नाम है, पूर्ण अर्थात पूरा हो जाना। जब क्रिया बीते हुए समय में शुरू होती है और अभी अभी वह बीते हुए समय में ही खत्म भी हो गई है, तो या फिर वह क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर बीते हुए समय में ही समाप्त हो गई, तो उसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। देखिए बच्चों, समय जो है कभी भी एक जगह पर ठहरता नहीं है। जिस तरह से मैं वाक्य बोल रही हूँ, यह एक कोई भी शब्द कहा जा रहा हो, तो जब हम शुरू करते हैं और उसके अंतिम अक्षर तक उच्चारित करते हैं, तो जहां हमारा अंत होता है किसी शब्द का या वाक्य का, वहां तक वह बीते हुए समय में चला जाता है। तो उसी प्रकार से इस बात को यहाँ ध्यान में रखना है पूर्ण भूतकाल में कि कोई भी कार्य या कोई क्रिया बीते हुए समय में शुरू होकर वहीं पर खत्म भी हो जाए, तब उसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। आइए इसे जाने हम। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, तो उसे क्या कहा जाए? उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने छुट्टी मांगी थी, अर्थात यहाँ पर
छुट्टी मांगने की जो प्रक्रिया है बीते हुए समय में शुरू हुई और बीते हुए समय में ही समाप्त हो चुकी। तो इस तरह से जो क्रिया यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो बीते हुए समय के बारे में बता रही है, तो इसे कहा जाएगा पूर्ण भूतकाल। दूसरा उदाहरण है, वह पैसे लाया था। पैसे लाने का जो कार्य है वो बीते हुए समय में शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही पूर्ण हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो नीले अक्षरों में आप थी और था देख रहे हो, ये सहायक क्रिया है। मांगी और लाया ये दोनों ही मुख्य क्रियाएं हैं। तो मुख्य क्रिया के अंत में अर्थात उसके बाद में सहायक क्रिया का रूप था, थी, थे और स्त्रीलिंग बहुवचन हो तो थी उस पर अनुस्वार लगता है। इनका प्रयोग पूर्ण भूतकाल में किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखिए। तो यहाँ तक हमने जाना भूतकाल के 3 उपभेदों के बारे में। छात्र मित्रों, अब हम बढ़ते हैं काल के तीसरे प्रकार अर्थात भविष्य काल की ओर। भविष्य काल अर्थात जो कि आने वाले समय के बारे में बताता है। छात्रों, आने वाले समय में क्रिया के होने के बारे में जब हमें पता चले तो उसे कहा जाता है भविष्य काल। जब कोई कार्य हम आने वाले समय में करेंगे, अभी वह कार्य हुआ नहीं है ना हो चुका है, तब क्या होगा कि वह कार्य आने वाले समय में होगा, तो उसे कहा जाएगा भविष्य काल। देखिए इसे यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराएं, तब उसे भविष्य काल कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हो। भविष्य काल के उदाहरण को देखें। बालक विद्यालय जाएगा। यहाँ पर जाना क्रिया का रूप हम देख रहे हैं, जाना से बना जाएगा। भविष्य काल में जाएगा रूप इसका बन जाता है। दूसरा उदाहरण, रीमा गाना गाएगी। यहाँ पर रीमा के गाना गाने की जो क्रिया है वह आने वाले समय में होने वाली है, हुई नहीं है। तो इस तरह से जब किसी क्रिया के द्वारा हमें उसके आने वाले समय के बारे में पता चले तो उसे कहा जाता है भविष्य काल। छात्रों, भविष्य काल को पहचानने के लिए एक बहुत ही अच्छी जरूरी बात आपको याद रखनी है, वह यह कि क्रिया के अंत में गा, गी, इसी तरह से गे अर्थात जैसे जाएंगे, गाएंगे, खाएंगे, आएंगे, या फिर उसी तरह से गा अगर हमें देखना है, जैसे जाएगा तो आप देख ही रहे हो, आएगा, खाएगा, पिएगा। गी अगर लगाना हो तो गाएगी, खाएगी, लिखेगी, पढ़ेगी। इस तरह से क्रिया के अंत में गा, गी और गे का प्रयोग किया जाता है, तो वह कहलाता है भविष्य काल। छात्रों, यहाँ तक भविष्य काल तक आपको काल के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को काल की अच्छी जानकारी हो गई होगी। आप सभी ने काल के तीनों प्रकारों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।